मतलब कोई ऐसी घटना थी कोई बचपन में हमारी जो मेरा मन हुआ कि भाई हमें राजनीति में जाना है? क्या था कि कांग्रेस की सत्ता थी जी, इमरजेंसी घोषित कर दी, बिल्कुल, और उसमें मेरे पिताजी को भी जेल में जाना, मुरादाबाद जेल में जाना। बसपा के मान्यवर काशीराम जी और मुलायम सिंह समाजवादी के, और उन्होंने एक नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जैसे राम। लेकिन उनके दिमाग में एक चिढ़ थी कास्ट को लेके, तो उन्होंने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। सब जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कुंदरकी है, क्या वजह रही कि आपने कुंदरकी को ही चुना? अब जब गांव गया तो मैंने कहा पत्ते क्यों मिलना, बोले अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता तो देश का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी किसकी मर्जी से बैठे। लेकिन फिर भी अपने देश से कहीं ना कहीं जब मोदी जी जाते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया के हर देश में बच्चे खड़े हो जाते हैं। विभिन्न दलों के नेता हैं, वो आलोचना ही करते रहते हैं। चुनाव आयोग को गलत ठहराता है, कोई सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराता है, कोई हाई कोर्ट को गलत ठहराता है, कोई ईवीएम को गलत ठहराता है। जो हमारा कुंदरकी वाला चुनाव था, इस पे विपक्ष ने भी बहुत एक तरह से मुद्दे उठाने की कोशिश करी कि भाई ये चुनाव जो था फेयर नहीं था। नमस्कार सभी को, आज हमारे साथ में मौजूद हैं माननीय ठाकुर रामवीर सिंह जी, जो कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक हैं। विधायक जी इस समय जाने जाते हैं अपनी ज़मीनी राजनीति के लिए, जन सेवा के लिए और अपने क्षेत्र में विकास के लिए। विधायक जी ने सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास ही नहीं, अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। और ऐसी हस्ती आज हमारे बीच में आई हुई हैं जिनकी कहानी को हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सफल राजनेता के पीछे की जीवन की कहानी कैसी रही है। तो स्वागत है आपका विधायक जी हमारे साथ में, और हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जीवन की शुरुआत से। थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, माता पिता क्या करते थे और घर का माहौल बचपन में कैसा रहा था, तो उस बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। मेरा जन्म जो है 3 मार्च 1972 को एक दौलारी गांव है, तहसील मुरादाबाद सदर, ब्लॉक नूडा पांडे में, वहाँ मेरा कच्चे से मकान में, घर में, कमरे में जन्म हुआ जी। मेरे पिताजी मूल रूप से किसान थे, और उनके जो मेरे दादाजी थे वो प्राइमरी में हेड मास्टर थे। तो दादाजी पे 4 बेटे हुए, उनमें मेरे पिताजी दूसरे नंबर के थे, और उन पे 100 बीघा ज़मीन हुआ करती थी दादाजी पे। तो 4 बेटे हुए तो 25-25 बीघे ज़मीन उन पे रही, और 25-25 बीघे ज़मीन से मेरे फादर ने अपना किसानी का पीरियड शुरू किया। और छोटी मोटी राजनीति भी गांव स्तर की वो एक्टिव रहते थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की, और 25 बीघे ज़मीन से वो 100 बीघे ज़मीन से भी ऊपर गए। और फिर हम 5 भाई उनके पैदा हुए जी। और फिर वो ज़मीन 5 जगह बटी, और पिताजी को इमरजेंसी में मीसा जब लगाई गई तो बंद कर दिया गया थाना नूडा पांडे में 1976 में, और 77 में उनकी रिहाई हुई, और 3 मार्च 78 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं उसमें केवल 7 साल की आयु में था जी। और बचपन से ही जो वक्त के थपेड़े हैं वो मैंने देखे। विधवा स्त्री की तकलीफें क्या होती हैं, बगैर पिता के बच्चे की ज़िंदगी कैसी होती है, इन सब चीज़ों को मैंने देखा भी है, भोगा भी है और महसूस भी किया है। हम प्राइमरी स्कूल में गांव में धीरे धीरे बड़े हुए, फिर गांव में प्राइमरी स्कूल में हमने एजुकेशन ली। प्राइमरी स्कूल में उस समय किताब कॉपी नहीं चलती थी जी। उस समय लकड़ी की तख्ती चलती थी, और मिट्टी की इंक होती थी, पोतनी मिट्टी की, और धागे से उसकी हम जो है लकीरें काटते थे। और जो बुतक का उस समय बोलते थे, इंक की जो शीशी कह लें, तो उससे हम जो है उस पर लेखन शुरू करते थे और उसी से उसकी घुटाई करते थे जी। किताब के नाम पे उस जमाने में एक किताब हुआ करती थी, उसमें अंग्रेजी तो थी नहीं, केवल हिंदी की और गणित की 2 किताबें मूलतः होती थी, और उसी एक किताब में सब चीज़ें
हुआ करती थी। जितना बड़ा आपका ये रूम है जी इससे थोड़ा सा बड़ा पूरा स्कूल इसी एक कमरे में समाहित होता था। प्राइमरी का टीचर उसमें एक ही होता था और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाते थे और वो किसी को इमला बोलते थे, किसी से कहते थे तुम राइटिंग करो, किसी से कहते थे, किसी क्लास से कहते थे आप रीडिंग करिए और किसी से कहते थे कि आप इन सवालों को हल करिए। तो इस तरीके से वो सबको काम पे लगा दिया करते थे। एक ही टाइम में 5 क्लासों को काम पे लगाना भी वो महारत हासिल होती थी। बिल्कुल। और उस समय बच्चों की बहुत पिटाई भी होती थी अध्यापकों के द्वारा, गुरुजन के द्वारा, और मेज के नीचे हाथ रखवा कर दबाया जाता था जिसका राइटिंग अच्छा नहीं होता था। जिसने कोई इधर उधर शैतानी कर दी उसे मुर्गा बनाने के बाद उसके 4-5 ईंटें रखी जाती थी पीठ पर कि अगर ये ईंट गिर गई तो उतनी देर और मुर्गा बनाया जाएगा। ये उसका पैमाना था जी, दंड का पैमाना जी। तो बचपन ऐसे गुजरा। कक्षा 5 तक गांव में पढ़ाई की और उसमें जो छोटा मोटा कभी कभी चंदा होता था उस चंदे को भी पैसे घर पर नहीं हुआ करते थे। हमारी माताजी, चूंकि मैं छोटा था तो धानों को कुटवाना, आटे को पिसवाने का काम भी मेरे रहता था। तो माओ के पास उस समय मेरी भी उनमें एक थी और बाकी भी मैं देखता था। अगर 20 किलो गेहूँ पिसने भेज दिए तो 20 किलो गेहूँ की पिसाई के 5 रुपए 4 रुपए नहीं हुआ करते थे, छीज काटी जाती थी। छीज को आप समझ रहे हैं क्या होती थी? जितनी की पिसाई हो रही है उतने का आटा चक्की पे से काट लिया जाता था, उतने ही पैसे का वो चीज कटाई जाती थी, पैसे नहीं होते थे। तो ये काम हमने तो इतने अभावों में बचपन में हमारा बचपन बीता है। हमने ये काम किए, पिसाई के, कुटाई के और हवा में। फिर खेती के जैसे जैसे बड़े हुए तो खेती के काम हो गए। गन्ने की बुआई है, गन्ने की खुदाई है, गन्ने में खाद लगाई है, मेड़ों को गुदियाना है, कोने खोदना है, हल जोतना है, रेहट चलानी है। रेहट को तो आप समझ रहे होंगे, पानी की रेहट चलती थी। लेकिन दांग को नहीं समझ रहे होंगे। दांग चलाई जाती थी, उस समय ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे ना थ्रेसर। कई गांवों पे मुश्किल से एक ट्रैक्टर हुआ करता था और वो इतना बिजी था कि नंबर ही नहीं आता था। तो जो गेहूं काटने के बाद एक सर्किल में डाले जाते थे और उन पे जो है 2 बैल मेरे, 2 उनके, 2 उनके, 2 उनके, 8-10 बैलों को जोड़कर एक दांग चलाई जाती थी और वो घुमाया जाता था और उनके बैलों के खुर से, पैरों से वो जो है गेहूं अलग अलग होते थे और फिर उन्हें फैलाया जाता था और फिर अलग अलग निकाला जाता था। तो बचपन से ही जमीन से जुड़ाव जो है हमारा वो हमेशा से ही रहा। जमीन से ही रहा जुड़ाव, इसलिए आज भी जमीन ही है। बिल्कुल सही बात। और ये सब काम करने के बाद कक्षा 6, 7, 8 में लाइन पार मुरादाबाद में पढ़ा जी, इंदिरा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय। उसमें हमारे राम बाबू दुबे और रजनीश गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने हमें पढ़ाया भी बहुत, हमारी कुटाई और पढ़ाई सब तरह उन्होंने काम किए। विदाई जी, बचपन में हर किसी बच्चे का ना कोई प्रेरणा स्रोत एक होता है जी। तो मतलब हमारे लिए वे कौन ऐसा कोई हमारा गुरु थे या हमारे घर में कोई हमारी माँ अनपढ़ थी जी और हमारी दादी भी अनपढ़ थी। केवल वो अंगूठा लगाना जानती थी। जब हम लोन लेने जाते थे बैंक में तो फर्द देते थे और लोन मैनेजर की कृपा होती थी और अंगूठा लग के जो है वो लोन होता था। तो हमारी जो प्रेरणा हमें मिली वो अपनी माँ से मिली, क्योंकि पिता का साया तो 7 साल में चला गया। तो माँ से और भाइयों से प्रेरणा मिली और गुरुओं से भी मिली। हमारे बलवीर सिंह आज भी वो जीवित हैं, बल्लू सिंह जिन्हें कहते हैं, वो अच्छे, बहुत अच्छे टीचर रहे और उन्होंने बहुत हमें प्रेरित किया। फिर जूनियर में राम बाबू दुबे आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथी हैं रजनीश गुप्ता जी, उन्होंने हमें प्रेरित किया, वो आज जीवित हैं। तो हमारी माँ प्रथम गुरु के रूप में और बाकी हमारे 2-3 टीचर रहे। फिर हम इंटर कॉलेज में पढ़ने आए तो इंटर कॉलेज में भी हमारे कई टीचर मार्गदर्शक के रूप में रहे। पॉलिटिकल जब हमने राजनीति शुरू की तब जो है डॉक्टर नेपाल सिंह जी उस समय एक गुरु की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह वो हमें
थोड़ा हम उजड और उदंड टाइप के थे। तो वो हमें समझाने का काम करते थे कि भाई झगड़ा नहीं करना है और किसी से जो है व्यवहार अच्छा रखना है। जी जी तो वो हमें जो है सीख दिया करते थे। जी जी जी। और आज कल जो है अब तो हमारे आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल। संगठन की रचना हमने पहले से भी बहुत अच्छी की, लेकिन सुनील बंसल जी ने 2014 के बाद संगठन की जो रचना प्रदेश में की उससे हमने और बेहतर सूझबूझ से काम किया। बिल्कुल। एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा विधायक जी कि हर व्यक्ति जीवन में जो बनता है या जो भी लाइन चुनता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती है। तो मतलब बचपन में कब आपको समझ में आया कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ लोक कल्याण का कार्य करना चाहता हूँ? मतलब कोई ऐसी घटना थी कोई बचपन में हमारी जो मेरा मन हुआ कि भाई हमें राजनीति में जाना है, हमें नेता बनना है? घटना घटी क्या था कि कांग्रेस की सत्ता थी जी। और कांग्रेस ने जो है दमनकारी काम पूरे भारत में जो है मीसाबंदी को विपक्षी जितने भी विपक्षी दलों के नेता थे जी 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 उन्हें मीसा में डाल दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। बिल्कुल। और उसमें मेरे पिताजी को भी जेल में मुर्दाबाद जेल में जाना पड़ा। तब मैं उन्हें से अपनी माँ के साथ मिलाई करने जाता था, हर इतवार को मिलाई होती थी लाइन में लगकर। जी जी जी। और मैं बहुत रोता था। तो उससे मुझे लगा कि यार राजनीति इस लेवल तक भी जा सकती है कि निर्दोष लोगों को केवल इसलिए जेल में डाल दिया कि वो हमारी सरकार को, हमारी सत्ता को डिस्टर्ब ना करें, विरोध ना करें हमारा। तो चुनाव हुए जी। और चुनाव होने के बाद में इंदिरा गांधी भी उस चुनाव को हारी हैं जी प्रधानमंत्री। और जो है फिर जनता पार्टी की सरकार बनी जी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, जनसंघ था। और जनसंघ और सबने मिलके जनता पार्टी बनाई और उससे चुनाव हुए और देश में कांग्रेस के विपक्ष में सरकार बनी जी। लेकिन चूंकि बहुत सारे दल थे तो बहुत सारे दल थे, देश में बहुत गरीबी थी जी। तो 80 में फिर धीरे धीरे चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई और विपक्ष ने एक नारा दे दिया, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को वापस लाएंगे। और इस नारे के तहत पूरे देश में एक माहौल बना और फिर इंदिरा जी दोबारा इस देश की प्रधानमंत्री बन गई। जब वो देश की प्रधानमंत्री बनी तो सर्वविदित है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा गार्डों ने, अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद राजीव जी बने देश के प्रधानमंत्री और उसमें क्या हुआ कि दोबारा चुनाव हुए, रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने और बोफोर्स का कांड हो गया घोटाले का। और घोटाले का जब कांड हुआ और वहाँ पे नारा चला, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए, तो उस जनता पार्टी का फिर जनता दल बना और जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल मिलकर फिर 89 में चुनाव हुए और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के खिलाफ, राजीव गांधी जी के खिलाफ, बोफोर्स मुद्दे के खिलाफ और वो बने। लेकिन मंडल कमीशन लागू हो गया और उसके बाद देश में बहुत अफरा तफरी हो गई। हमारी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार चली गई जी। लेकिन कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में समर्थन देके और नई सरकार बना ली का गठन कर दिया। वो भी सरकार कुछ समय के लिए बनी, 4 महीने, और समर्थन वापस हुआ और 91 में, 89 के बाद 91 में फिर चुनाव हुए और फिर राजीव गांधी जी की हत्या हो गई चुनाव प्रचार के दौरान। और फिर एक माहौल देश में बना और फिर कांग्रेस की सरकार आई, मिली जुली सरकार बनी, नरसिम्हा राव जी साहब देश के प्रधानमंत्री हुए। उस समय विधायक जी हम मतलब कहाँ पर थे? जैसे 90 का ये दशक था, हम देख रहे थे कि देश में भाई ऐसा माहौल था कि सरकारें बन रही थी, गिर रही थी और पॉलिटिकल एक जैसे कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी नहीं थी देश के अंदर। तो उस समय हमारा जीवन काल का क्या प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी जी, देश में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो श्री राम मंदिर का आंदोलन की शुरुआत हुई और कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार को बली किया।
उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे और हम नारे लगाते थे, बहुत सारे कार सेवक जाते थे। मेरी माँ स्वयं कार सेवक के रूप में गई, मुझे इसलिए नहीं लेके गई कि कोई घटना ना हो जाए और कोई हादसा इसके साथ ना हो जाए जी। मैं जा रही हूँ तो कोई बात नहीं है। तो मुझे वो छोड़ गई और गांव की से एक बस गई और उस कार सेवक के रूप में सब लोग गए और वहाँ से कोई ईंट लेके आया, कोई कुछ लेके आया। राम अयोध्या से कोई ना कोई निशानी जरूर लेके आया, कोई मिट्टी लेके आया, कोई पत्थर लाया, कोई कंकड़ लाया और सब ने अपने अपने घरों में, मंदिरों में उसे ला के रखा, सजाया। उसके बाद आप देखिए फिर माहौल बदला और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहीद हुई, उस नाते लहर थी। लेकिन फिर बसपा के मान्यवर काशीराम जी और मुलायम सिंह समाजवादी के, दोनों अपने अपने टाइम के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब इसका माहौल बना और दोनों के गठबंधन की सरकार प्रदेश में आ गई। लेकिन स्वार्थ के कारण वो सरकार आई तो ज़्यादा दिन नहीं चली और वो गिर गई जी। और गिरने के बाद फिर 96 में चुनाव हुए, राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर नए चुनाव हुए और नए चुनाव के बाद फिर जो है भारतीय जनता पार्टी और बसपा की मिलीजुली सरकार बनी जी। और फिर कल्याण सिंह जी बाबूजी फुल फ्लैश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जी। तब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते थे। अच्छा, तब काम शुरू कर दिया था? हमने तो 91 से नहीं, हमने तो 80 में इन नारों को सुना था। और फिर राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है जी। ये हमने 88, 89 में चुनाव के दरमियान इन नारों को लगाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। और फिर 91 में भी नारों को लगाया था और 93 में मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इन नारों को हमने सुना था लोगों को कहते हुए। तो विचार ये आया कि भाई अब राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना है और समाज के लिए और देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि देखिए विधायक जी, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नई बनी थी और इतना दमखम भी नहीं था पार्टी का, ना इतना प्रचार था। 2 ही सांसद हमारे हुआ करते थे उस समय और बहुत कम एमएलए भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मन इसलिए बना बचपन से ही, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में जो कार्यकर्ता थे हमारे मित्र मंडली के थे, उनके अभी जो सिस्टम होता है एक स्टूडेंट का और एक विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हुए स्टूडेंट में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उस अंतर से भी हम प्रभावित हुए, संघ की विचारधारा से जो देश के लिए काम करते हैं उससे भी प्रभावित हुए। और भारतीय जनता पार्टी एक दल तो है ही, लेकिन भारत को सशक्त करने के लिए, समृद्धशाली करने के लिए, शिक्षित भारत करने के लिए, स्वस्थ भारत करने के लिए एक विचार भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में स्टार्टिंग से ही काम करना शुरू किया और उसकी राजनीति शुरू की। ये नहीं देखा कि ये कभी सत्ता में आएंगे, इतना परावैभव होगा, मोदी जी देश के मोदी जी जैसा व्यक्तित्व देश का प्रधानमंत्री बनेगा, योगी जी जैसा व्यक्तित्व प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। ये 91, 92, 93, 94 में विचार नहीं किया था। उस समय तो कल्याण सिंह जी ही अपने आप में सर्वे सर्वा थे। जैसे आप पॉलिटिक्स में कदम रख रहे थे, उस समय एक किसान परिवार में आप जन्मे हुए व्यक्ति, इतने अभावों में हम जिए, बचपन में एक पिता का मार्गदर्शन भी, साथ भी हमें बहुत समय तक नहीं मिल पाया, लेकिन इतना बड़ा कदम हमने उठाया कि हम राजनीति में जाएंगे। तो उस समय आपको कभी ये नहीं लगा, कि डर नहीं लगा कि हम भाई बिना किसी साधन के, बिना किसी मार्गदर्शन के हम कैसे जनप्रतिनिधि बनने के लिए हम इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे? तो तब थोड़ा बहुत भी मन में ये नहीं लगा कि भाई हम कैसे करेंगे, कैसे हम आगे चुनाव लड़ेंगे? क्या सोचा आपने उस टाइम? उस समय क्या था, आज से करीब ये बात है 35 से 37 साल पुरानी जी। उस समय इतने संसाधन जो आज हैं, इन्हें तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। उस समय संसाधन के नाम पर बहुत बड़ी बात थी तो बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था, लमरेटा स्कूटर हुआ करता था, मोटरसाइकिल के नाम पे एसजी, यामा या राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी। और हम जैसे लोगों को साइकिल भी
बड़ी मुश्किल से मिल पाई थी हाई स्कूल में आने के बाद। बिल्कुल। तो उस समय तो पैदल चलते थे, कई कई किलोमीटर पैदल जाते थे रैलियों में, कई कई किलोमीटर पैदल चल के जाके पार्टी के लिए काम करके, कुर्सियाँ बिछाने का काम, दड़ी बिछाने का काम, नारे लगाने का काम, झंडे लगाने का काम। तो एक विचार के लिए काम कर रहे थे, नहीं कि कोई स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। तो विचार के लिए जब काम करता है आदमी, देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, तो फिर ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। जब व्यक्तिगत हितों के लिए काम करता है तब संसाधनों की जरूरत होती है। तो हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि यार कैसे काम होगा, कुछ है ही नहीं, ना घर अच्छा है, ना गाड़ी है, ना मकान है, ना भोजन मिल पाता है समय से, ना अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। तो ये विचार तो कभी आया नहीं। बस संकल्प एक मजबूत था कि काम करना है। संकल्पित होकर काम किया और सही दशा में काम करते रहे। गरीबों के प्रति हमदर्दी रखी, उन्हें उस समय, आज आर्थिक रूप से उनकी मदद करते हैं, उस समय शारीरिक रूप से उनकी मदद किया करते थे। फिजिकल मदद, उनकी ग्राउंड पे मदद किया करते थे। तो हमने चुनाव लड़ने का जो डिसीजन है वो पहली दफा कब लिया हमने, मतलब क्या समय था वो जब हमने सोचा कि अब मुझे चुनाव लड़ना है? 1995 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हमने अपने एक भाई हैं अशोक सिंह, उन्हें लड़ाने का काम किया। उससे पहले चुनाव होता था तो हमारी भूमिका इतनी ज़्यादा सक्रिय चुनाव में नहीं रहती थी। बस हमारी पोस्टर लगाने में, दड़ी बिछाने में, नारे लगाने में भूमिका रहती थी। 20-22 साल के बच्चे की भूमिका इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ना वोट मांगने में, केवल गलियों में शोर शराबा करने में रहती थी। तो जब हमने उन्हें ब्लॉक प्रमुखी लड़ाई तो राष्ट्रपति शासन था प्रदेश में और गवर्नर यहाँ उस समय जो है मोतीलाल वोरा थे शायद, और नूर बानो की पूरे मंडल में चलती थी, रामपुर की बेगम साहिबा की। तो उन्होंने, धर्मेंद्र देव यहाँ डीएम थे और वो रामपुर के रहने वाले थे, मुझे ठीक से याद है। और उन पर प्रेशर बना के और एक वोट कैंसिल करा के और उन्होंने सपा को जितवाया, उस समय जितवाने का काम किया 96 में। क्योंकि सपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी केंद्र में, और यहाँ नूर बानो एक प्रभावी नेता हुआ करती थी। उस समय आजम खान साहब का इतना वर्चस्व मंडल में नहीं था। आजम खान साहब का वर्चस्व केवल अपने जनपद में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था। जनपद में बाद में आया, फिर मंडल में या प्रदेश में आया, ये विषय अलग है। लेकिन नूर बानो सर्वे नेता थी और वो नवाब काजिम अली की माँ है और मिक्की मियाँ की पत्नी रही। तो हमने वो देखा कि भाई इस तरह की भी बेईमानी होती है। फिर हमने संघर्ष किया और 2000 में, सन 2001 में अपनी पत्नी को अनापोज हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया। 7 लोग लड़ रहे थे, बनाया। फिर जिला पंचायत के मेंबर हम बने और उसी समय हमने मन में तय किया कि भाई विधानसभा भी लड़ना है। तो विधानसभा में हम 2002 में टिकट मांग रहे थे। किस विधानसभा से? मुरादाबाद देहात से। मुरादाबाद देहात से उस समय जी। लेकिन वो सीट जो है लोकदल में दे दी गई। तो जब सीट लोकदल में दे दी गई तो हमने कि छोड़ो, सीट लोकदल में चली गई, पार्टी में नहीं रही है, तो हमने टिकट नहीं मांगा और चुनाव जो भी लड़े बुरे तरीके से हार हुई। फिर हमने जो है फिर और ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो है 2007 में पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने हमें टिकट दिया। 7 में चुनाव लड़े, 47,036 वोट लेने के बाद हम 22 कुंदर की विधानसभा कही नहीं, उस समय मुरादाबाद देहात हुआ करता। अच्छा, देहात से ही लड़े थे हम साथ में भी। उसके बाद चुनाव हार गए। हारने के बाद जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक मुकदमा लिखवा दिया गया बसपा के टाइम में हमारे खिलाफ, और हत्या का मुकदमा वो दर्ज हुआ। उसमें 82-83 भी हुई और बहुत बुरे हालात किए। उस समय जो भी कप्तान थे उन्हें सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उनके दिमाग में एक चिढ़ थी कास्ट को लेके, तो उन्होंने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। खैर वो ईश्वर ने मदद की और वो सब चीज़ें ठीक हुई। जो डिसीज के
भाई और पुत्र थे, उनकी समझ में भी आया सही क्या है और गलत क्या है, और उन्होंने भी फिर कंप्रोमाइज कर लिया। हो गया उसमें, और वो फिर ना थाने जाना पड़ा ना जेल जाना पड़ा। और जो है, लेकिन उस समय जैसे विधायक जी, ना तो प्रदेश में हमारी सरकार थी, ना बीजेपी का प्रदेश में इतना वर्चस्व था, हाँ और आप चुनाव हारे, फिर ऐसा मुकदमा भी हुआ, तो बड़ा कठिन समय मुझे लगता है आपके लिए निजी तौर पर वो रहा होगा। बहुत कठिन रहा। मैं 3 साल अपने घर, बीवी बच्चों के पास, घर गांव जिले में नहीं आया, और इधर उधर प्रदेशों में और लखनऊ से लेके दिल्ली तक भटकता रहा। तो उस समय लेकिन कैसे, सरकार मतलब, भले ही हमारी नहीं थी, लेकिन ईश्वर की शक्ति तो हर समय थी, बिल्कुल, हर युग में थी, हर समय थी। नीचे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन ऊपर तो एक ही सरकार चलती बिल्कुल, है। तो उस सरकार ने हमारी मदद करी, और मदद ऐसी की कि हम जो है बेदाग निकल आए और सब समस्याओं का समाधान हो गया। उसके बाद फिर हमने मेहनत की, फिर जो है 65,000 वोट लिए, और वोट बढ़ा, 47 से 65 पे गए, 18,000 वोट लगभग बढ़ा। जी 2012 की बात, 12 में ये भी देहात विधानसभा से, ये फिर परसीमन में कुंदर की विधानसभा हो गई, ये कुंदर की विधानसभा, तो कुंदर की से लड़े फिर, और 65,000 वोट मिले, जिले में सर्वाधिक वोट मिले, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। उसके बाद फिर और मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, सत्ता के खिलाफ हल्ला बोलते रहे, मुकदमे जो है शिथिल कर दिए जाते थे, धाराओं को कम कर दिया जाता था, कई धाराओं को बढ़ाया जाता था, अपराधों का अल्पीकरण हो रहा था। तो उनके खिलाफ हम मुहिम होते रहे, तेज होते रहे। भ्रष्टाचार तहसील में, थाने में, ब्लॉक में होता रहा। 10 दलाल ब्लॉक के अंदर, 5 दलाल बाहर, फिर 25 अंदर, फिर 10 बाहर, ऐसे दलाल हुआ करते थे थाना तहसील ब्लॉक में, और हम आवाज़ बुलंद करते थे। और वो धीरे धीरे लोगों ने सोचा, कभी बसपा के टाइम में भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की, सपा में भी आवाज़ बुलंद की, भले ही इनके खिलाफ मुकदमे हुए, लेकिन उन्होंने आवाज़ बुलंद की, धरने प्रदर्शन किए, जिले पे किए। और ये आदमी हर समय एक्टिव रहता है, लोगों की मदद करता है। तो लोगों ने फिर 17 में भी, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने जनरल चुनाव में 3 बार जिसे लगातार टिकट मिला मुरादाबाद के अंदर। अन्यथा 2 बार हारने के बाद तीसरा टिकट नहीं मिला किसी को मुरादाबाद को, विदाउट ब्रेक के नहीं मिला, ब्रेक होने के बाद मिला। बिल्कुल, हाँ, पहला व्यक्ति हूँ नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात। हाँ, तो फिर मुझे तीसरा टिकट 17 में मिला, और मुझे मुस्लिम मतदाताओं ने भी हमेशा नवाजा। जब मैं जिला पंचायत लड़ा 2001 में, तब मुझे 2,500 मुस्लिम मतदाता मिला। जब मैं चुनाव लड़ा 2007 में, तो 47,000 में मुझे 4,000 मुस्लिम मतदाता मिला। जब मैं 12 में चुनाव विधानसभा का लड़ा, तो 65,000 मतदाताओं में मुझे 7,000 मुस्लिम मतदाता मिला। और जब मैं 17 में चुनाव लड़ा, तो मुझे 1 लाख मतदाताओं में लगभग 26,000 मुस्लिम मतदाता वोट मिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को चिमटे से भी नहीं छूना चाहते थे, उन्होंने हाथ से बटन दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। बहुत बड़ी मेरे साथ डट के किया। इसी में एक सवाल विधायक जी मेरा आता है कि आपने कुंदर की विधानसभा चुनी, भाई वहाँ से आपने टिकट मांगा, आपने बताया 12 में भी 17 में भी चुनाव लड़ा हमने कुंदर की से। तो सब जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कुंदर की है, और शायद भाजपा से अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पता रहता कि मुश्किल है इस चुनाव को जीतना, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बावजूद आपने पूरी मेहनत करी और क्षेत्र में काम भी नहीं रोका। तो क्या वजह रही कि आपने कुंदर की को ही चुना? मतलब आप चाहते थे कोई ऐसी विधानसभा से भी टिकट मांग सकते थे जिसमें आपको पता रहता कि यहाँ चुनाव जीतना थोड़ा सा मेरे लिए आसान रहेगा, तो कुंदर की को ही क्यों चुना आपने? कुंदर की को इसलिए चुना कि अपना जो कर्म भूमि थी, जो अपना गांव था, जो ब्लॉक था, वो विधानसभा पहले मुरादाबाद देहात के अंतर्गत था, फिर परसीमन आ गया तो कुंदरकी के अंतर्गत आ गया। तो अपना गांव, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि फिर कुंदरकी बना, इसलिए कुंदरकी को छोड़ने का मन नहीं करा। आप जैसे पढ़े लिखे आज के युवा भारत के बच्चे दुनिया के बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं जी, लेकिन फिर भी अपने देश से कहीं ना कहीं जब मोदी जी जाते हैं
तो उनके लिए पूरी दुनिया के हर देश में बच्चे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और अपने देश की जैसे ही आहट होती है तो मोदी जी का इस्तकबाल स्वागत करते हैं। तो मुझे बराबर में जगह है मेरी, बिलारी बहुत अच्छी विधानसभा है, वहाँ केवल 1,15,000 मुस्लिम है और लगभग 2.5 लाख हिंदू है। मैं वहाँ से टिकट मांग सकता था, बिल्कुल सही बात है, और मुझे मिल भी जाता, मैं काम करता तो। लेकिन मैंने यहीं को इसी चुनौती को स्वीकार किया, अपने घर को ही। मैं का घर छोड़ के मुझे जाना नहीं है। ये कुनर की क्या, अगर कराची भी होती तो मुझे जाना नहीं था। बहुत बड़ी बात। मैंने यहीं पे पैर मार के इसी जमीन से पानी निकालना था। और मैं पिछले 25 सालों में जो मुस्लिम समाज है उसकी मैं मैथोलॉजी समझ गया था। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आपके स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे हैं जी, अगर मैं इनसे पूछूं कि स्वर्ग कहाँ है, तो ये सब जवाब अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। कोई प्रेजेंट स्वर्ग को कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन आपके स्टूडियो के बराबर में नया गांव है, मुस्लिम आबादी है, अगर मैं वहाँ जाऊँ और पूछूं कि जन्नत कहाँ है, तो सभी मुस्लिमों के युवा बच्चे कह देंगे कि जन्नत माँ के कदमों में है। ये हिंदुओं में नहीं कहता, लेकिन मुस्लिम कहता है कि जन्नत, हम पूछते हैं जन्नत कहाँ है, बोले माँ के कदमों में। माँ के कदमों में जन्नत क्यों नहीं है? आपा के कदमों में, बड़ी बहन खाला के कदमों में, या अब्बा की अम्मा के कदमों में जन्नत क्यों नहीं है? इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल माँ के कदमों में जन्नत बताते हैं। तो हमने उन्हें समझाया कि आपा के, खाला के, अम्मा की, अब्बा की अम्मा के कदमों में जन्नत इसलिए नहीं है कि हमें जो है, हमारी जो माँ वो 9 महीने कोख में रखती है, प्रसव पीड़ा के बाद जन्म देती है, और खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखा रहती है, हमें खाना खिलाती है, इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत होती है। तो उनकी समझ में आई कि बात इसलिए होती है माँ के कदमों में जन्नत। तो वो समझने लगे। मैं धीरे धीरे गाँव गाँव में नुक्कड़ समाएं करने लगा और वो समझने लगे। अब मैंने उन्हें बताया कि हमारी माँओं की भी माँ कौन है, तो वो इस बात पे भी चुप हो जाते थे कि माँओं की भी माँ कौन है। अब जब हमारे यार दोस्त थे, मुस्लिम कार्यकर्ता प्रधान बिलात प्रमुखी 30 साल से अपने पास थी, तो SCBC में भी अपने सहयोगी मित्रगण रहते थे। तो क्योंकि प्रधान BDC मेंबर, उनका डायरेक्ट टच रहता है, तो वो यार दोस्त भी बन जाते हैं। तो जब कोई हमारे यहाँ कार्यक्रम होता था, लखनऊ दिल्ली से लोग आते थे, तो जब लखनऊ दिल्ली से आते थे नेता, तो वो भारत माँ, तो हमारा वैचारिक एक मूल पाठ है भारत के लोगों का, तो भारत माँ बोलते थे। तो मैं देर तक था, हिंदू तो बहुत तेज से भारत माँ कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम चुप हो जाते थे। उसके बाद फिर लास्ट में जय श्री राम भी बोल दिया जाता था, तो हिंदू तो बहुत उत्तेजित होकर जय श्री राम बोलते थे, लेकिन मुस्लिम, तो मैंने समझ गया कि इनमें फिर जाने की जरूरत है मुझे। तो मैंने कहा भाई माँओं की भी माँ कौन है, तो इस बात पे कोई जवाब नहीं आता था। फिर मैंने कहा कि भाई जब हम पैदा होते हैं, गोद में रहते हैं, कुछ समय माँ के स्तन पान करते हैं, उसके बाद फिर गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पीते हैं जी, और उसके बाद फिर बलिष्ठ होते हैं, और जन्म से लेके मरण तक, मृत्यु तक हमारे शरीर की सब गंदगी इस भूमि के अंदर जाती है, सबकी जाती है। और ये भूमि गंदगी जा रही है, और हिंदुओं का काम तो अंत्येष्टि होने के बाद 2 घंटे के बाद खत्म हो जाता है जल के, लेकिन आपको तो 4 गज जगह भी अपने सीने में दफन करने को दे रही है बिल्कुल ये भूमि। तो मुस्लिमों की तो और भी ज्यादा को आवश्यकता है इस भूमि की, क्योंकि उन्हें 4 गज जगह भी चाहिए, इसी भूमि के अंदर चाहिए। तो जो है उनकी समझ में आई ये बात। मैं गया, बोले भाई गंदगी हम दे रहे हैं और हमें उसके बाद भी अच्छे फल, अच्छे वृक्ष, अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छे फल, अच्छी ऑक्सीजन ये हमें दे रही है। तो ये जो है ना, माँओं की भी माँ कैसे है, बिल्कुल माँओं की भी माँ ऐसे है। तो मैं उन्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करता था कि अकबर है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो अकबर है, उनके जहांगीर और सलीम एक ही, लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत अकबर बताता था गांव वाइज, कि किसी गांव में अकबर है और सलीम और जहांगीर जो एक रोल था हिस्टोरिकल, वो डबल रोल में, कि अगर 2 बच्चे हैं जहांगीर और सलीम, और अकबर साहब का इंतकाल हो गया, वो चले गए, सलीम और जहांगीर रह गए, और जिसके कदमों में
जन्नत है वो रह गई और 20 बीघे जमीन रह गई। अब 20 बीघे जमीन को जब सलीम और जहांगीर बांटेंगे और सलीम कहेगा कि मैं 11 बीघे रख लूं, तो जहांगीर कहेगा नहीं, 11 कैसे रख लेगा, और जहांगीर कह के मैं 10.5 रख लूं, तो सलीम कहेगा कैसे 10.5। वो बराबर बराबर जमीन को बांटेंगे। लेकिन अगर सलीम कहेगा कि माँ को मैं रख लूं, तो जहांगीर कहेगा रख ले, और जहांगीर कहेगा मैं रख लूं, तो सलीम कहेगा रख ले। माँ को छोड़ने तैयार है जिनके कदमों में जन्नत है, लेकिन जमीन को 1 इंच भी छोड़ने और कम लेने तैयार नहीं है। तो मैंने कि इसका मतलब ये हमारी माँओं की भी माँ है और माँ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं घटनाएं बताता था कि यहाँ कत्ल हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ खून खराबा हुआ, हिंदुओं में भी हुआ, मुस्लिमों में भी हुआ, मेरी विधानसभा कुनरकी और देहात में ये कांड हुए और जिले में हुए। तो मैंने कि जमीन को लेके भाई और भाइयों में कत्लेआम हो रहे हैं, लेकिन माँ को लेके नहीं हो रहे। इसका मतलब ये माँओं की भी माँ है और यही भारत का जो भूखंड है, यही भारत माँ है, मादरे वतन है, वंदे मातरम है और मदर इंडिया है। तो मैं मदर इंडिया पिक्चर से उन्हें जोड़ दिया करता। बहुत सुंदर। तब वो भारत माँ की जय करते थे, जय करने लगे और आज कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा अगला प्रश्न ही यही होता आपसे कि आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीते, आपने कीर्तिमान रचा, तो कैसे आपने मुस्लिम वोट को आपने अपनी तरफ धीरे धीरे करके आपने इकट्ठा किया? तो वो आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर अपनी ये कहानी के माध्यम से अब मैं दूसरा विषय बताता हूँ जी। ये जरा इधर करिए, ये पौधा जी, अब ये पौधा है जी, ये पत्ते इसके हिल रहे हैं। हाँ। अब अगर मैं इनसे पूछूंगा या आप ये पंखा चलाइए और इसके पत्ते हिलते हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं, ये कहेंगे भाई इंद्रजीत ने पंखा चला दिया जी, विधायक जी ने इसे हिला दिया तो हिल रहे, यही जवाब देंगे। लेकिन अगर मैं नए गांव में जाके पूछूंगा और कोई हवा चल रही हो और कोई पेड़ खड़ा हो और मैं पूछूं, हिंदुओं से पूछूं आपके हड़तले में कि भाई ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं, तो हिंदू जवाब दे देंगे साहब हवा चल रही है इसलिए हिल रहा है। सही बात है। या इंद्रजीत जी ने पंखा चला दिया इसलिए इस पौधे के पत्ते हिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं मुस्लिमों में जाके पूछूं नए गाँव में कि ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं, वो कहेगा खुदा की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। अब मैंने ये बात भी समझ ली। अब योगी मोदी जी आ गए 14 में, योगी जी आ गए 17 में, मैं फिर गाँव गया। तो जब मैं गाँव गया भारत माता की जय बोलने में तो कोई दिक्कत रही नहीं। हाँ, वो तो समझ गए थे, समझ गए वो। अब जब गाँव गया तो मैंने कहा पत्ते क्यों हिलना, बोले अल्लाह की मर्जी से। तो मैंने कहा जब पत्ता अल्लाह की मर्जी से हिलेगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो देश का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी किसकी मर्जी से बैठे? बिल्कुल सही बात है। अब जो इस बात का कटाक्ष नहीं कराया जा सकता। हाँ। तो कुछ लोग बोल जाया करते थे कि जब पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता तो मोदी कैसे बैठ सकते हैं? सही बात। तो बोले अल्लाह की मर्जी से। और मैंने कहा जब मोदी अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं और योगी, तो बोले योगी भी अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं। तो जब अल्लाह की मर्जी से योगी और मोदी बैठे हैं तो तुम उनसे घृणा क्यों कर रहे हो? सही बात है। और अगर अल्लाह की मर्जी से वो बैठे हैं और तुम घृणा कर रहे हो, इसका मतलब अल्लाह की शान में गुस्ताखी आप कर रहे हो। सही बात है। तो उनकी समझ में आया, बोले भाई ये भी अल्लाह की मर्जी। और मैंने कहा वो अल्लाह की मर्जी से बैठे हैं, इबादत करने का तरीका अलग है। वो आपके टोपी लगाने से, नीचा कुर्ता पहनने से, ऊंचा पजामा पहनने से, दाढ़ी रखने से वो आपसे नफरत नहीं कर रहे। अगर नफरत करते होते तो आपको जितनी भी स्कीमें भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं उसमें वो आपको भागीदारी नहीं देते। ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जिसमें सर्व समाज का हित ना हो, सब वर्गों का, धर्मों को वो योजनाओं का लाभ ना हो, ऐसी एक भी स्कीम नहीं है। तो इसका मतलब वो आपके पहनावे से चिढ़ नहीं रहे, ईर्ष्या नहीं कर रहे, तो आप भी उनके पहनावे से और इबादत करने के तरीके से चिढ़ो मत, ना वो आपके इबादत करने के तरीके से चिढ़े। तो मुस्लिमों के दिमाग में आई ये बात टच हुई, बोले यार ये बात तो सही है, जब अल्लाह की मर्जी से वो बैठे हैं और हम उनसे नफरत करेंगे तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देंगे। तो मैं ये समझाता रहा, बहुत सरल भाषा में आपने तो सॉफ्ट होते रहे वो लोग। और मैंने उनसे ये भी कहा कि जितने भी सुन्नी मुस्लिम हैं भारत के अंतर्गत या विधानसभा कुनरकी में, वो सब सुनकर मुसलमान हुए। उनके पूर्वजों ने किसी न किसी कारण, चाहे जजिया कर लगाया हो उसके कारण, बहन बेटियों की आबरू बचाने के कारण, या जमीनों को लेने के कारण, या कोई भी कारण रहा, उन्होंने कलमा
पढ़ पढ़ लिया, लिया। इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन भले ही इबादत करने का तरीका बदल गया हो, पहनावा बदल गया हो, लेकिन डीएनए नहीं बदला। नहीं बदला है। बहुत सारे लोग, मेरे यहाँ एक चूहा नगला गांव है, वो चौहान नगला हुआ करता था। तो मैं बताता हूँ, आज भी वहाँ होली की जमीन, होली जलाने की जमीन सुरक्षित है, सरकारी दस्तावेजों में देख लो आप। खड़गपुर जगतपुर है, उसमें जाओगे तो सब मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कहोगे ठाकुरों का मोहल्ला कैसा कहाँ है, तो आसपास के गांव के लोग भी बता देंगे। तो उसमें सब मुस्लिम रहते हैं। कभी ठाकुरों का मोहल्ला रहा तो 65,000 ठाकुर कन्वर्टेड है मेरे यहाँ। बाप रे। 15,000 घोसी, जो मुस्लिम घोसी हैं, वो कभी यादव हुआ करते थे। आज भी वो जो है होली का मेला 3 दिन करते हैं। आप तो एक ही दिन होली खेल रहे हैं। जी। आपने, आपके पिताजी ने और आपके दादाजी को भी मैं जानता हूँ, चौधरी धर्मवीर सिंह जी को, बार के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कई मुकदमों में मदद भी की। उन्होंने जीवन में कभी नए कपड़े पहन के होली नहीं खेली है। इस देश में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेके नीचे प्रधान तक, किसी ने, हिंदू समाज ने नए कपड़े पहन के होली नहीं खेली कभी भी, जो मेरी मेमोरी में। लेकिन हमारे यहाँ के जो घोसी समाज के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो नए कपड़े पहन के ही होली खेलते हैं। बताइए, ये मर्यादा है, हमें जानकारी नहीं है इन चीजों। हाँ, खरक है। बीरपुर बरियार आप जाइए, 3 दिन मेला लगता है, सब रिश्तेदार आएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और एक दूसरे पे रंग डालने का काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई, तुम मूल इन जड़ों से निकल के आयो, राजपूतों को कहा इन जड़ों से निकल के आयो। बहुत सारे त्यागी हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से निकल, सो सबको पता है अपनी अपनी वहाँ उनकी निकासी कहाँ से हुई है, ये सबको जानकारी है। और जिन्हें नहीं थी उन्हें अब हो गई है, मूल याद आ गया है। सबसे बड़ी बात ये है। और जब लोगों को लगेगा कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, अगर आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, और ये मुस्लिम, और इन्हें ये हो जाके हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, तो इनकी और हमारी घृणा आपस में कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। तो हमें भारत को सशक्त करना है, स्वस्थ करना है, विकसित करना है, विकसित भारत बनाना है। तो आपस की घृणा भी और आपस की दूरियां भी खत्म करनी पड़ेंगी, तभी हमारा देश विकसित होगा, सशक्त होगा और स्वस्थ होगा। नहीं, प्रदेश में देखिए विधायक जी, जो काम आपने करा, एक जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके आपने राजनीति करी, और इस चुनाव में जो आपने कुंदरखी में चुनाव इस बार जीता है, और जितनी भारी मतों से आपने ये चुनाव को जीता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जाति से ऊपर उठ करके और धर्म से ऊपर उठ करके जो राजनीति आपने करी वो सफल हुई। लेकिन इसमें समय लगा, और मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे, 25 वर्ष लगे। 25 बरस आपको लगे, और इन 25 वर्षों में कई बार हमें हार का सामना भी करना पड़ा चुनावों में, 3 बार। और जैसा कि हर बार हम देखते हैं हमारे समाज में ऐसा है विधायक जी, हमारा हित चाहने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं, और अहित चाहने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि इतने सामाजिक कार्य को जब आप कर रहे हैं, तो इस समाज में बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जो कई बार हमारा हंसी भी बनाते होंगे, हमारे पीछे बातें भी कहते होंगे कि देखिए मेहनत कर रहे हैं, चले हैं नेताजी बनने के लिए, और फिर हार गए इस बार। इस तरीके की कई बातें मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे होती होंगी आपके बारे में। नहीं, खुलेआम होती थी, खुलेआम भी होती, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने ढोल बजाए हारने की उसमें खुशी में, और लोगों ने जुलूस निकाले, और वो और किसी ने नहीं करा, वो हिंदू समाज के लोग, अज्ञानी लोग इस काम को करते थे जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भारत का अगर सभी जाति वर्गों का हिंदुत्व अगर भारत के लिए काम करने लगे, तो इस देश का मुस्लिम समाज अपने आप स्वयं काम करने लगेगा। क्योंकि जो विभिन्न दलों में जो राजनेता हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई चुनाव आयोग को गलत ठहराता है, कोई सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराता है, कोई हाई कोर्ट को गलत ठहराता है, कोई ईवीएम को गलत ठहराता है। सच अगर इनके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो ये सब संस्थाएं अच्छी हैं, इनके नेगेटिव रिजल्ट आता है, मीडिया अगर सही बात दिखाना चाहती है तो वो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, और अगर खिलाफ बोलती है तो वो सही है। तो एक धारणा बन गई है। देखिए, आलोचना करनी चाहिए सही मुद्दों को लेके, लेकिन समालोचना भी जरूरी है। अब हमारे देश के जो भारत के
विभिन्न दलों के नेता हैं वो आलोचना ही करते रहते हैं, समालोचना नहीं करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो समालोचना करने का काम करते हैं, और इस बात को जनता समझती है कि भाई ये जितना बोलते हैं सही बोलते हैं, जितने वादे करते हैं उन पर 100% खरी उतरते हैं। इसीलिए आज भारत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा भारत खड़ा है। और जो लोग, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो लोग आलोचना करते थे अभी तक, और आज हम जिस स्थिति में हैं, आज हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पर और एक सफल जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपने वो बदलाव भी देखा उसमें, बिहेवियर में? कई बार लोगों का आ जाता है विधायक जी कि जब तक हम एक सफल कार्य को नहीं हम कर पा रहे हैं तब तक लोग आलोचना करते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो वही हमारी वाहवाही करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो क्या वो अनुभव आपको भी हुआ इस बीच में? पूरा अनुभव पूरा हुआ। तो रंग बदलते लोगों के आपने भी पूरे तरीके से देखे आपने? जी बिल्कुल, और सभी वर्गों के, सभी जातियों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, जी, हिंदू के, मुस्लिम के, सबके रंग बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग इनमें भी, सभी जातियों में, वर्गों में ऐसे होते हैं जो रंग बदले और दल बदले, दोनों तरह के होते हैं। और एक और विषय आता है कि जो हमारा कुंदरकी वाला चुनाव था, इस पे विपक्ष ने भी बहुत एक तरह से मुद्दे उठाने की कोशिश करी कि भाई ये चुनाव जो था फेयर नहीं था और इसमें रोका गया लोगों को वोट डालने से, और इस तरीके का, मतलब भाजपा के ऊपर इन्होंने बड़ा लांछन उठाया। इनफैक्ट अखिलेश यादव जी जो कि सपा के लीडर हैं, और उन्होंने भी कई बार सदन में इस बात को उठाने की कोशिश करी कि भाई जो कुंदरकी में जो चुनाव हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं कराया गया है और भाजपा ने गलत फायदा उठाया है इलेक्शन मशीनरी का। तो इस बारे में, मतलब उस समय आपने कैसे इस चीज़ को फेस करा, और आज आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कई बार सदन में भी इस बात को रखा है? देखिए, हजारों वीडियो मुस्लिम समाज की, यादव समाज की, दलित वर्ग की, हजारों वीडियो चुनाव के दरमियान की हैं। आप उन्हें नेट से निकाल सकते हैं। आपके जनता का ये मूड बन गया था, चुनाव लड़ने से पहले नहीं, टिकट होने से पहले नहीं, जैसे ही सीट खाली हुई और जियाउर रहमान वर्ग चुनाव लड़ना शुरू किया लोकसभा का, तो लोगों की ये धारणा बन गई थी कि अब के ये, हम मुस्लिमों की बता रहा हूँ, कि डॉक्टर वर्ग को हम जो है शफीकुर रहमान वर्ग के पोते को अब के एमपी बनाएंगे और रामवीर को एमएलए बनाएंगे। जबकि मैंने, यकीन करेगा नहीं आदमी, मैं कहीं वोट टिकट मांगने भी नहीं गया। तो अब के लोगों की धारणा थी, दलित की, अगड़े की, पिछड़े की, हिंदू की, मुस्लिम की, कि अब के भाई रामवीर को एमएलए बनाना है। और इसी आधार पे मेरा टिकट हुआ, अन्यथा टिकट के लिए बहुत सारे पेचबाजियाँ हुई और सभी दलों में होती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है हमारे साथ ही हुआ कि इसे दे दें, उसे दे दें, लोक दल को दे दें, मुस्लिम को लड़ा दें, एससी को लड़ा दें, लेकिन वो सब पेचबाजियाँ जनता ने फेल कर दी, खारिज कर दी और वो हुआ। अब जहाँ तक ये है कि वोट, पुलिस ने वोट डालने से रोका जी। 2017, 14, 17, 19, 22, 24 लोकसभा जी, इन 5 रिजल्टों को उठाइए आप। 2,60,000 से 2,70,000 के बीच में वोट पड़ा है 5 चुनावों में लगातार। कभी 2,62, कभी 2,64, कभी 2,66, कभी 2,65, कभी 2,78, 2,68, ठीक, यानी कि 2,60 से और 2,70 के बीच में वोट पड़ा। अब जो उपचुनाव हुआ 71% वोट पड़ा उनमें। अब जो उपचुनाव हुआ उसमें जो है 2,22,000 वोट पड़ा। कितना वोट घटा? 40,000, लगभग 40,000। 40,000 वोट घटा। कितने में घटा? 4 लाख में। 4 लाख। तो 4 लाख में 40,000 घटा तो 10% वोट परसेंटेज भाई कम हुआ करीब जो है इतना वोट कम हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर कहीं वोट पड़ा उपचुनाव में तो कुंदरकी में पड़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर कहीं परसेंटेज रही तो वो भी कुंदरकी में रही। तो आप आंकड़ों से देखेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि वोट
नहीं डालने दिया या वोट डाल दिया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ऐसी भी विधानसभाओं के चुनाव हुए जहाँ प्रदेश में 1 और 2 हुए, उनसे भी अच्छी परसेंटेज हुई, उनसे भी अच्छे वोट पड़े, लेकिन आवाम का जब मनी हो गया और उसके मुद्दे अलग थे। हम राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े, उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का कोई मतलब महत्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का कोई लेना देना जमीनी नहीं, मुद्दों का बात है, राष्ट्रीय मुद्दों का कोई लेना नहीं देना नहीं, प्रादेशिक मुद्दों का भी कोई मतलब नहीं। ये क्षेत्रीय मुद्दे थे, जमीनी मुद्दे थे, लोकल मुद्दे थे। हम चुनाव लड़े 30 साल बनाम 30 महीने। जितना 30 साल में विकास नहीं हुआ उतना हम 30 महीने में कराएंगे, हमारा ये नारा था जी। हमारा था कि जो भारत सरकार ने काम किए हमने उन्हें गिनाया, जो प्रदेश सरकार ने जनहित के काम किए हमने उन्हें गिनाया। जैसे मोदी जी ने संकल्प लिया कि मैं भारत को क्रॉसिंग मुक्त कर दूंगा, तो हमारी विधानसभा में 4 क्रॉसिंग पड़ते थे हाईवे पे, तो 4 फ्लाईओवर बन गए। हमने ये मुद्दा कितना बढ़िया लिया। हमने दूसरा मुद्दा लिया कि मोदी जी ने कहा कि मैं शौच मुक्त भारत कर दूंगा, तो मैंने बताया कि भाई शौच मुक्त भारत हो गया। आज जहाँ ट्रेनों से सफ़र करते थे, 5 बजे जब उठते थे ट्रेन में पैसेंजर, तो दोनों तरफ लाइनों के हजारों लाखों लोग बैठे हुए मिलते थे शौच के लिए। आज एक आदमी नहीं मिल रहा। 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लो, एक आदमी नहीं मिल रहा। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, जहाँ मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक जो 10 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे लगते हैं। लखनऊ से मुरादाबाद से लेकर लखनऊ जो 10-12 घंटे लगते थे, 12 घंटे, आज वो 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे लगते हैं। तो हमने इन मुद्दों को लिया। दूसरा, हर घर जल की बात की, हर घर बिजली की बात की, हर घर जो है हमने हर गरीब के ऊपर छत की बात की। और उसके बाद भी जो है हमने और क्या कहा, जो प्रत्याशी थे उन्होंने बोला कि भाइयों मैं तो हाजी रिजवान हूँ, 4 बार का MLA हूँ। अखिलेश जी बैठे हुए हैं, अखिलेश की 2 सभाएं हुई मेरे यहाँ, तो अखिलेश जी बैठे हुए हैं, ये तो जो है सपा का पट्टा अगर कुत्ते के गले में भी डाल देंगे तो ये समाजवादी की सीट है, यहाँ से कुत्ता जीतेगा। अब मैंने वो पॉइंट उठा लिया, मैं गया मुस्लिम समाज में और मैंने कहा भाइयों अगर समाजवादी का पट्टा कुत्ते के गले में पड़ता है और कुत्ता जीतता है, ये सपा प्रत्याशी ने बोला है, सपा के विधायक ने बोला है, तो आपकी हैसियत क्या है और आपकी वोट की और आपके कौम की। बिल्कुल आपकी कौम की जो 65% कौम रहती है, 2.5 लाख वोट जी, उसका कोई महत्व ही नहीं है, सपा के पट्टे का महत्व है। तो सबको पता था, कहाँ ऐसा बोला, अखबारों में छपा था, फ्रंट पे छपा था जी कि ये समाजवादी की सीट है, यहाँ तो सपा का कुत्ता भी जीत जाएगा पट्टे से। तो मैंने कि पट्टे से जीत होगी या वोट से जीत होगी, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह इस बार वोट से जीत होगी, अब के पट्टे से नहीं होगी। और हम इसे भी इसका नजला और उनका चश्मा लखनऊ वालों का हटा देंगे। तो एक ये मुद्दा भी बहुत हावी चला, 30 साल बनाम 30 महीने, विकास बनाम विनाश जी। हमने विकास बनाम विनाश का मुद्दा लिया। मैंने कौम के आधार पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर इन्होंने आपको ठगा, वोट लिए। उस समय 1500 मुकदमे, 1200 मुकदमे, 1500 मुकदमे परथानी हुआ करते थे। आज 200, 250, 300 मुकदमे हो रहे हैं। 1000 लोगों के मुकदमे, 1000 मुकदमे कम हुए और 1000 मुकदमों में एक वादी के घर में 10 लोग, तो कितने हो गए 10,000। और एक मुकदमे में 5 मुलजिम एवरेज, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 4, कहीं 3, एवरेज 5, तो कितने हो गए 50,000। यानी 60,000 लोगों को राहत केवल कम मुकदमे लिखने के कारण हो गई है। तो ऐसे ये भी राहत हमने दी। हमने ये भी समझाया इन्होंने क्या करा और अब हम क्या करेंगे। सपा की सरकार में कितने मुकदमे हुए, योगी जी के नेतृत्व में कितने कम मुकदमे हुए। पहले बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, हैं, सड़कों पर जाती थी, किसी बहन ने, बेटी ने पीले कपड़े पहन लिए तो पीली गजक, लाल कपड़े पहन लिए तो लाल गजक, हरे कपड़े पहन लिए तो हरी गजक, नीले कपड़े पहन लिए तो नीली गजक, ऐसे बोलते थे। अब योगी ने ऐसे मक्कारों की कमर पर कुठाराघात किया और आज इस तरह के गुंडे
गली में, मोहल्ले में, चौराहों पर, सड़कों पर खत्म कर दिए। और बहन बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं। ना कान सुरक्षित था, ना गला सुरक्षित था। गले से निकाल के ले जाते थे चैन, कान खींच के ले जाते थे, और वो सब चीजें खत्म हो गई। हम ये बातें भी समझाने में सफल हो गए कि सपा और बसपा की सरकारों में क्या देखा और आज भाजपा की सरकारों में क्या है। आप हमें बनाओगे तो जो थोड़ा मोट मसला भी चल भी रहा है वो और कम हो जाएगा। तो पहले 1500 मुकदमों से 1400 मुकदमे पे आई, अब जो है 200-250 मुकदमे रह गए। हमने और मुकदमे कम कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने किसी को जो है बढ़ावा नहीं दिया झगड़े करने के लिए। हमने अपने कार्यकर्ता को समझा दिया झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, और पंचायतें कर करके विवादों को निपटाने का काम किया। तो इसलिए वो संख्या कम हो गई। आज शांत, अगला जो चुनाव होगा हमारे यहाँ वो शांति, शिष्टाचार और शांति स्थापना कायम करने का। पहले मैं बहन बेटियों के यहाँ जाता हूँ, कहता हूँ तुम्हारे घरों में पुलिस घुसती थी, किवाड़े तोड़ती थी, बर्तन तोड़ती थी, दरवाजे तोड़ती थी, तुम इधर उधर भागते थे। आज घर पे चारपाई डाल के सो रहे हो। तुम्हारे पति, शोहर, बेटे, भाई ईखों में फरारी काटते थे, गन्ने के खेतों में खाना पहुंचाती थी, थानों में पिटते थे, कचहरियों के चक्कर लगाते थे, और ठेलों में, जेलों में ठूंस दिए जाते थे। जेल में अलग पैसे, कचहरी पे अलग पैसे, वकील अलग पैसे, नेता अलग पैसे, पुलिस पैसे, विधायक पैसे, सब तुम्हें कोहराम मचा दिया था, शोषण कर रहे थे। तुम एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे। आज बीजेपी में डिफेंडर, मेरी विधानसभा में फॉर्चूनर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्कॉर्पियो, और उस समय बुलारो देखने को नहीं मिलती थी। तो ये तरक्की भी की है। आज तरक्की के कारण, सरकार की योजनाओं के कारण, और हमारे ने जो शांति स्थापित किया गांव-गांव, उसके कारण 27 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हम लड़ने जा रहे हैं और जीत के आएंगे। और इस बार भी आप देखना कि हम फिर उतना ही वोट लाएंगे जितना वोट हम अभी उपचुनाव में लेके, उतना वोट लाएंगे। विधायक जी, एक सवाल और जो मेरे मन में आता है, आपने अभी एक बात ये भी कही कि कई तो ऐसे हिंदू ही थे जो कि आलोचना करते थे आपकी, जब आप ऐसे एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आप अपनी विधायकी लड़ रहे थे और अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने देखा है कि पार्टी के अंदर भी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स होती है। एक तो पॉलिटिक्स है जो कि आप बाहर कर रहे हैं, है ना, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में आप कर रहे हैं, विपक्ष के साथ में कर रहे हैं। जो पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स होती है उससे आप कैसे जूझते हैं, कैसे निकलते हैं, वो कितनी भूमिका निभाती है एक सफल राजनीति करने में? देखिए, वैसे तो हमारा प्रदेश और देश में जिन लोगों का नेतृत्व में अब काम कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। लेकिन फिर भी परिश्रम कहीं कहीं पीछे छूट जाता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति और परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कभी कभी आगे निकल जाता है। ये आज नहीं हो रहा है, ये युगों युगों से होता हुआ आया है। बहुत सुंदर बात। एक बार केसरीनाथ त्रिपाठी जी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और आदरणीय जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, राजनाथ, ये जो है देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो 2007 में हम भी टिकट मांग रहे थे, और कुछ सभी तरह से टिकट मांग रहे थे। तो पूर्वांचल के 2-3 सीनियर बुजुर्ग लोग केसरीनाथ त्रिपाठी के पास आए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अमुक आदमी को टिकट देना है, और वो आदमी सही है, सही चुनाव लड़ेगा, और आप जो है ऐसे आदमी को टिकट मत देना जो परिक्रमा कर रहा है। तो मैं उस समय भी टिकट में भी मांग रहा था। मैंने कि भैया, चाचा ताऊ जो भी थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब, जब भोलेनाथ ने गणेश जी को परिक्रमा करने के बाद देवताओं को प्रथम पूजक बना दिया देवताओं में भोलेनाथ ने, तो ये केसरीनाथ और राजनाथ क्या करेंगे? क्या बात है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ये भी परिक्रमा करने वालों को भी मौका देंगे। ऐसा नहीं है, आप इतना कठोर इनसे मत बोलो, लेकिन आप अपने परिश्रम से अपना पराक्रम दिखाओ। परिक्रमा से पद मिलता है, परिश्रम से पराक्रम जन्म लेता है जी। और परिक्रमा से पद जन्म लेता है, और धीरे धीरे जीत जो है सत्य की होती है, चाहे वो पार्टी में हो या ईश्वर के दरबार में जी। हाँ, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने इस बात को जोड़ा, और बहुत खूबसूरत एक आपने आंसर दिया इस बात का।
एक और आखिरी सवाल मैं अंत में विधायक जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो विधानसभा है, कुंदर की विधानसभा है, इसके बहुत से युवा भी हैं। हम देखते हैं हमारा युवाओं का देश है ये। तो अधिकतर युवा क्या करते हैं कि पलायन करते हैं अपने क्षेत्र से, जब उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अच्छी शिक्षा नहीं उनको मिल पाती है। और मुरादाबाद से भी मैं इनफैक्ट कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा मुरादाबाद मंडल है, उससे बहुत सा बच्चा ऐसा है जो कि दिल्ली कोटा जाता है पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर, मुंबई, पूना, इन जगहों पर जाता है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम कैसे इस पलायन को रोकने की कोशिश करेंगे और कैसे हम चाहेंगे कि हमारा जो एक होनहार युवा है वो हमारे क्षेत्र में ही रुक करके काम करे और यहीं पर इस क्षेत्र की बात को बढ़ाए? इसमें भी मैं ये कहूँगा कि अब बहुत सुधार हो चुका है। पहले दौर था कि कोटा से पहले कोचिंग नहीं मिलती थी, दिल्ली, यहाँ से दिल्ली या कोटा, या बहुत सारे लोग इलाहाबाद भी जाते थे, अब जो प्रयागराज है। लेकिन अब हमारे यहाँ होनहार बच्चों ने अच्छे इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं जी, जेनेसिस नाम से इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ खोला गया है। वहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें देख के और भी कई लोगों ने यहाँ कोचिंग सेंटर खोले हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली जाते थे, प्रयागराज जाते थे या कोटा जाते थे, अब उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमी आई है। और आने वाले समय में जेनेसिस जैसे इंस्टीट्यूट जो है, और उस कमी को, जो भागदौड़ थी युवाओं की इधर उधर जाने की, उसे और आने वाले समय में कम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऐसा ही अनौपचारिक तरीके से एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर राजनीति में हम नहीं जाते तो विधायक जी आप क्या सोचते हैं कि क्या आज कार्य आपका होता या क्या हम कर रहे होते? अगर राजनीति हमारा कार्य नहीं होता तो किस तरह से हम समाज में कार्य कर रहे होते? मैं समाज में तो मैंने अपने पिताजी के नाम से शिवराज सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज सन 1996 में डाल दिया था। अच्छा, बहुत नींव रखी थी। और 1995 में आर्य कन्या इंटर कॉलेज और आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद का मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। तो मैं समाज से पहले भी जुड़ा रहा था। अगर मैं एमएलए नहीं बनता तब भी मैंने महर्षि स्वामी दयानंद लॉ कॉलेज, सरस्वती लॉ कॉलेज खोल रखा है, इंटर कॉलेज खोल रखा है। संस्थापक हूँ मैं शिवराज सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज का और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज का संस्थापक हूँ और आर्य कन्या इंटर कॉलेज का प्रबंधक मैं रहा। अब पत्नी है तो इस क्षेत्र में काम करते, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब मैं काम करता हमारा कार्य रहता अगर यहाँ सफलता नहीं होती तो। बहुत सुंदर। मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी। इतनी खूबसूरती से आपने हमारे एक एक सवाल का, इतनी विनम्रता से आपने जवाब दिया और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी जानेंगे कि कैसे संघर्ष के बाद भी, इतनी मुश्किल कठिनाइयों के बाद भी आपने ये कीर्तिमान रचा है हमारे क्षेत्र में। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आगामी चुनाव में भी आप पूरे अपना परचम को लहराएं और भारी मतों के साथ में दोबारा विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।